बच्चों, आज हम पॉलिटिकल साइंस के पाठ नंबर 5 समकालीन विश्व में सुरक्षा पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि सुरक्षा क्या है। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आज़ादी। किससे आज़ादी? खतरे से। सुरक्षा का संबंध बड़े गंभीर खतरों से है। ऐसे खतरे जिनको रोकने के उपाय न किए गए हों, जो हमारे केंद्रीय मूल्यों को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी। फिर भी विभिन्न कालों तथा समाजों में सुरक्षा की धारणाओं में अंतर रहा है। यानी अलग अलग काल में और समाजों में सुरक्षा की धारणा में अंतर रहा है। अतः सुरक्षा एक विवादग्रस्त धारणा है। कैसी धारणा? विवादग्रस्त। सुरक्षा की विभिन्न धारणाओं को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? 2 वर्ग। ये वर्ग हैं, पहला है सुरक्षा की पारंपरिक धारणा, और दूसरी है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। अब हम सुरक्षा की पारंपरिक धारणा, इसके भी 2 रूप हैं। पहला है बाह्य रूप और दूसरा है आंतरिक सुरक्षा। पहला है बाह्य सुरक्षा और दूसरा है आंतरिक सुरक्षा। अपन अब बाहरी सुरक्षा के बारे में चर्चा करेंगे कि बाहरी सुरक्षा क्या है। बाहरी सुरक्षा की पारंपरिक धारणा से आज से राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से है। कौन सी सुरक्षा? राष्ट्रीय सुरक्षा। इसमें सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। इस खतरे का स्रोत कोई दूसरा देश होता है। बाहरी सुरक्षा का स्रोत कोई दूसरा देश होता है जो सैन्य हमले की धमकी देकर संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसी किसी देश के केंद्रीय मूल्यों के लिए खतरा पैदा करता है। सैन्य कार्रवाई से जन धन की भी अपार हानि होती है। किसकी? जन और धन। अब पढ़ेंगे अपन कि बाह्य सुरक्षा की पारंपरिक नीतियां निम्नलिखित हैं। पारंपरिक नीतियां कौन कौन सी हैं? पहली है आत्मसमर्पण, दूसरी है अपरोध या सुरक्षा नीति, तीसरी है रक्षा और चौथी है शक्ति संतुलन और पांचवा है गठबंधन बनाना। नंबर 1, आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण करना तथा दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मान लेना। दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मान लेना। नंबर 2, अपरोध तथा सुरक्षा नीति। अपरोध तथा सुरक्षा नीति। सुरक्षा नीति का संबंध समर्पण करने से ही नहीं है, बल्कि इसका संबंध युद्ध की आशंकाओं को रोकने से भी है। युद्ध की आशंका को रोकने से है, जिसे अपरोध कहते हैं। युद्ध की आशंका को रोकना क्या कहलाता है? अपरोध। युद्ध से होने वाली नाश को इस हद तक बढ़ाने के संकेत देना कि दूसरा पक्ष सहम कर हमला करने से रुक जाए। दूसरा पक्ष सहम कर हमला करने से रुक जाए। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ रक्षा। युद्ध ठन जाए तो अपनी रक्षा करना, ताकि हमलावर देश अपने मकसद में कामयाब न हो सके या पीछे हट जाए अथवा हमलावर को पराजित कर देना। इस प्रकार युद्ध को सीमित रखने अथवा उसको समाप्त करने का संबंध अपनी रक्षा करने से है। चौथा है शक्ति संतुलन। परंपरागत नीति का एक अन्य रूप शक्ति संतुलन है। प्रत्येक देश की सरकार दूसरे देश से अपनी शक्ति संतुलन को लेकर बहुत संवेदनशील रहती है। प्रत्येक देश दूसरे देशों से शक्ति संतुलन का पलड़ा अपने पक्ष में बैठाने के लिए जी तोड़ कोशिश करता है। शक्ति संतुलन बनाए रखने की यह कवायद ज़्यादातर अपने सैन्य शक्ति बढ़ाने की होती है, लेकिन आर्थिक और प्रौद्योगिकी की ताकत भी
महत्वपूर्ण है। कौन सी ताकत? आर्थिक और प्रौद्योगिकी की, क्योंकि सैन्य शक्ति का यही आधार है। 5वां पॉइंट है गठबंधन बनाना। पारंपरिक सुरक्षा नीति का चौथा स्तंभ गठबंधन बनाना। गठबंधन में कई देश शामिल होते हैं। सैन्य हमले को रोकने अथवा उससे रक्षा करने के लिए संवेद कदम उठाते हैं। अधिकांश गठबंधनों को लिखित संधि से एक औपचारिक रूप मिलता है। गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं। किसके हित पर? राष्ट्रीय हित पर। राष्ट्रीय हितों के बदलने पर गठबंधन भी बदल जाते हैं। बाह्य सुरक्षा की परंपरागत धारणा में किसी देश की सुरक्षा को ज़्यादातर खतरा उसकी सीमा के बाहर से होता है। किससे? उसकी सीमा के बाहर से। विश्व राजनीति में हर देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं उठानी होती है। दूसरा टॉपिक है आंतरिक सुरक्षा। सुरक्षा की परंपरागत धारणा का दूसरा रूप आंतरिक सुरक्षा का है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से सुरक्षा के इस पहलू पर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया था, क्योंकि दुनिया के अधिकांश ताकतवर देश अपनी अंदरूनी सुरक्षा के प्रति कमोबेश आश्वस्त थे। यानी देश की सीमाओं के अंदर की जो सुरक्षा है। शीत युद्ध के दौर में दोनों गुटों के आमने सामने होने से इन राष्ट्रों में बाह्य सुरक्षा का भय था या अपने उपनिवेशों को स्वतंत्रता देने की समस्या थी। भारत भी ब्रिटेन का उपनिवेश था। भारत में भी उस समय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो चुका था, लेकिन 1940 और 50 के दशकों में एशिया और अफ्रीका के नए स्वतंत्र हुए देशों के समक्ष दोनों प्रकार की सुरक्षा की चुनौतियां थी। 1940-50 के दशक में एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे देश जो अभी अभी स्वतंत्र हुए उन्हें बोलते हैं नए स्वतंत्र देश। उनके सामने दोनों प्रकार की सुरक्षा थी। और ये कौन कौन सी सुरक्षा है, कौन कौन सी चुनौती हैं, इनका समाधान कैसे निकला, इस पर अपन चर्चा करेंगे। नंबर एक तो इन्हें अपने पड़ोसी देशों से सैन्य हमले की आशंका थी, जो पड़ोसी देश कहीं उस पर हमला न कर दें। दूसरे, इन्हें आंतरिक सैन्य संघर्ष की भी चिंता थी, आंतरिक सैन्य संघर्ष की। इसलिए इन देशों को सीमा पार के पड़ोसी देशों से खतरा था, जो भीतर से भी खतरे की आशंका थी। इसलिए इन दोनों में मुख्य समस्या अलगाववादी आंदोलन की थी। कौन सी थी? अलगाववादी आंदोलन की, जो गृह युद्धों का रूप ले रहे थे। इस प्रकार पड़ोसी देशों से युद्ध और आंतरिक संघर्ष नव स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती थी। सुरक्षा के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं? सुरक्षा की परंपरागत धारणा में स्वीकार किया जाता है कि हिंसा का प्रयोग यथासंभव सीमित होना चाहिए। हिंसा का प्रयोग यथासंभव सीमित होना चाहिए, अर्थात युद्ध स्वयं अथवा दूसरे को जनसहार से बचाने के लिए करना चाहिए। युद्ध के साधनों का भी सीमित प्रयोग करना चाहिए। संघर्ष विमुख शत्रु, निहत्थे व्यक्ति और आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु पर बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किस पर? संघर्ष विमुख शत्रु, निहत्थे व्यक्ति और आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु पर बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही बल प्रयोग तभी किया जाए शेष सभी उपाय विफल हो जाएं। जितने भी उपाय किए हैं वे सब उपाय विफल हो जाएं, तब ही बल का प्रयोग करना चाहिए। सुरक्षा के पारंपरिक तरीके इस संभावना पर आधारित हैं कि देशों के बीच एक न एक रूप में सहयोग है। अब सुरक्षा के तरीके कौन कौन से हैं? पहला है निशस्त्रीकरण, दूसरा है अस्त्र नियंत्रण, तीसरा है विश्वास बहाली के उपाय। ये 3 सुरक्षा के तरीके बताए गए हैं, इन पर अपन चर्चा करेंगे। निशस्त्रीकरण, इसका आशय है कि सभी राज्य
कुछ खास किस्म के हथियारों से बाज आएं। सभी राज्य कुछ खास किस्म के हथियारों से बाज आएं। 1972 की जैविक हथियार संधि। 1972 में कौन सी संधि की? जैविक हथियार संधि। 1992 में रासायनिक हथियार संधि। रासायनिक हथियार संधि कब हुई? 1992। इसी का उदाहरण है महाशक्तियाँ परमाणुक हथियारों का विकल्प नहीं छोड़ना चाहती। महाशक्तियाँ परमाणुक हथियारों का विकल्प नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए दोनों ने अस्त्र नियंत्रण का सहारा लिया। दूसरा पॉइंट है अस्त्र नियंत्रण। इसके अंतर्गत हथियारों को विकसित करने अथवा उनको हासिल करने के संबंध में कुछ कायदे कानूनों का पालन करना पड़ता है। हथियारों को विकसित करने अथवा उनको हासिल करने के संबंध में कुछ कायदे कानूनों का पालन करना पड़ता है। अमेरिका और सोवियत संघ ने अस्त्र नियंत्रण की कई संधियों पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही महाशक्तियों ने अस्त्र नियंत्रण की कई संधियों पर हस्ताक्षर किए। कौन कौन सी संधि है? एक तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, जो कब हुई? 1972 में। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ABM, पूछ जाता है ABM का पूरा नाम क्या है? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, जो कब हुई? 1972 में। एक थी साल्ट टू और तीसरी है स्टार्ट। परमाणु अप्रसार संधि NPT 1968 भी एक अर्थ में अस्त्र नियंत्रण संधि ही है। परमाणु अप्रसार संधि 1968। तीसरा पॉइंट है विश्व बहाली के उपाय। विश्वास बहाली की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि प्रतिद्वंदी देश किसी गलतफहमी या गफलत में पड़कर जंग के लिए आमादा न हो जाए। कि प्रतिद्वंदी देश किसी गलतफहमी में पड़कर युद्ध के लिए न तैयार हो जाए। इससे हेतु सैन्य टकराव और प्रतिद्वंदिता वाले देशों को सूचनाओं और विचारों के नियमित आदान प्रदान करना। सैन्य टकराव और प्रतिद्वंदिता वाले देशों को सूचना और विचारों के नियमित आदान प्रदान करना। एक हद तक अपने सैन्य योजनाओं के बारे में बताना तथा अपने सैन्य बलों के बारे में सूचनाएं देकर परस्पर विश्वास बहाली का प्रयास करते हैं। दूसरी सुरक्षा है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। अपन पहले पारंपरिक धारणा के बारे में पढ़ रहे, अब अपारंपरिक धारणा के बारे में पढ़ेंगे। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा सिर्फ सैन्य खतरों से संबंध नहीं है। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा सिर्फ सैन्य खतरों से संबंधित नहीं है। इसमें मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों और आशंका को शामिल किया जाता है। इसमें राज्य के साथ साथ व्यक्तियों, समुदायों तथा समूची मानवता की सुरक्षा को आवश्यक बताया गया है। इसी कारण सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व सुरक्षा कहा गया है। किसी सुरक्षा की धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व सुरक्षा कहा गया है, वो है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को। अब पढ़ेंगे अपन मानवता की सुरक्षा। मानवता की सुरक्षा का विचार राज्य की सुरक्षा से व्यापक है। राज्य की सुरक्षा से व्यापक है। इसका प्राथमिक लक्ष्य व्यक्तियों की सुरक्षा। प्राथमिक लक्ष्य है व्यक्तियों की सुरक्षा। मानवता की सुरक्षा का संकीर्ण अर्थ लेने वाले परोकारों का जोर व्यक्तियों को हिंसक खतरों यानी खून खराबे से बचाने पर होता है। मानवता की सुरक्षा के व्यापक अर्थ में युद्ध, जनसंहार और आतंकवाद आदि हिंसक खतरों के साथ साथ अकाल, महामारी, आपदाएं भी शामिल हैं। मानवता की सुरक्षा के व्यापक अर्थ में युद्ध, जनसंहार, आतंकवाद, अकाल, महामारी, आपदाएं भी शामिल है। मानवता की सुरक्षा के व्यापकतम अर्थ में आर्थिक सुरक्षा और मानवीय गरिमा की सुरक्षा को भी शामिल किया गया है।
आर्थिक सुरक्षा को और मानवीय गरिमा की सुरक्षा को। इसमें अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति पर जोर दिया है। इसमें अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति पर जोर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व सुरक्षा कि पूरे विश्व की सुरक्षा कैसे करें। वैश्विक ताप वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, एड्स, बर्ड फ्लू जैसी समस्या और महामारियों के मद्देनज़र 1990 के दशक में विश्व सुरक्षा की धारणा उभरी। किस कारण से? वैश्विक ताप वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, एड्स और बर्ड फ्लू। चूँकि इन समस्याओं की प्रकृति वैश्विक है, इसलिए इनके समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अति आवश्यक है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ खतरे के नए स्रोत। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के दोनों पक्ष यानी मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा के संबंध में खतरों की बदलती प्रकृति पर बल देते हैं। ये खतरे हैं आतंकवाद, मानव अधिकारों का उल्लंघन, निर्धनता, असमानता, शरणार्थियों की समस्या, एड्स, बर्ड फ्लू, सार्स जैसी महामारियाँ, एबोला वायरस, हेंटा वायरस और हेपेटाइटिस, टीबी, मलेरिया, डेंगू बुखार, हैजा जैसी पुरानी महामारियाँ। नेक्स्ट है सुरक्षा का मुद्दा। किसी मुद्दे को सुरक्षा का मुद्दा कहलाने के लिए एक सर्वस्वीकृति न्यूनतम मानक पर खरा उतरना आवश्यक है। किसी मुद्दे को सुरक्षा का मुद्दा कहलाने के लिए एक सर्वस्वीकृति न्यूनतम मानक पर खरा उतरना आवश्यक है। जैसे अगर किसी मुद्दे से राज्य या जनसमूह के अस्तित्व को खतरा हो रहा हो तो उसे सुरक्षा का मामला कहा जा सकता है। अगर किसी मुद्दे से राज्य या जनसमूह के अस्तित्व को खतरा हो रहा हो तो उसे सुरक्षा का मामला कहा जा सकता है, चाहे इस खतरे की प्रकृति कुछ भी हो। नेक्स्ट टॉपिक है सहयोग मूलक सुरक्षा। सहयोग मूलक सुरक्षा क्या है, इस पर अपन चर्चा करेंगे। सुरक्षा पर मंडराते अनेक अपारंपरिक खतरों से निपटने के लिए आपसी सहयोग की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? आपसी सहयोग की। नंबर 2, अब कौन कौन से सहयोगात्मक सुरक्षा के पॉइंट हैं उन पर चर्चा करेंगे। पहला है विभिन्न देशों के बीच सहयोग, दूसरा है संस्थागत सहयोग, तीसरा है बल प्रयोग। तो कितने पॉइंट थे? 3। विभिन्न देशों के बीच सहयोग, संस्थागत सहयोग और बल प्रयोग। अपन पहले पॉइंट पर चर्चा करेंगे। विभिन्न देशों के बीच सहयोग, यह सहयोग द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, महादेशीय या वैश्विक स्तर का हो सकता है। कैसा हो सकता है? द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, महादेशीय या वैश्विक स्तर का। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि खतरे की प्रकृति क्या है। दूसरा है संस्थागत सहयोग। सहयोगात्मक सुरक्षा में संस्थागत सहयोग के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं। कौन सी संस्थाएं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर। अब ये संस्थाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, स्वयंसेवी संगठन, व्यावसायिक संगठन, निगम, जानी मानी हस्तियां शामिल हो सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, स्वयंसेवी संगठन, व्यावसायिक संगठन, निगम, जानी मानी हस्तियां। तीसरा पॉइंट है बल प्रयोग। सहयोग मूलक सुरक्षा में अंतिम उपाय के रूप में बल प्रयोग किया जा सकता है। अंतिम उपाय क्या है? बल प्रयोग। लेकिन यह बल प्रयोग सामूहिक स्वीकृति से तथा सामूहिक रूप से होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सामूहिक स्वीकृति या सामूहिक रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ भारत की सुरक्षा रणनीति। भारत की सुरक्षा रणनीतियाँ क्या हैं? भारत को पारंपरिक यानी सैन्य और अपारंपरिक खतरों का सामना करना पड़ा। ये खतरे सीमा के अंदर से भी हैं और बाहर से भी हैं। भारत की सुरक्षा नीति के 4 प्रमुख घटक हैं। कितने घटक हैं? 4। नंबर 1 सैन्य क्षमता को मजबूत करना। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करना। तीसरा है देश की आंतरिक सुरक्षा समस्याओं से निपटना। और चौथा है आर्थिक विकास की रणनीति। पहला पॉइंट है सैन्य क्षमता को मजबूत करना। भारत पाक युद्ध एक तो 1965 में,
1971 में, 1999 में। भारत चीन युद्ध 1962। दोनों देशों के साथ चलते सीमा विवाद तथा भारत के चारों तरफ परमाणु हथियारों से लैस देशों के होने के कारण भारत ने अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने के लिए 1974 तथा फिर 1998 में परमाणु परीक्षण किए। भारत पाक युद्ध, भारत चीन युद्ध, दोनों देशों के साथ चलते सीमा विवाद और भारत के चारों तरफ परमाणु हथियारों से लैस देशों के होने के कारण भारत ने अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने के लिए 2 बार परमाणु परीक्षण किए। पहला परमाणु परीक्षण 1974 में इंदिरा गांधी जी के समय और दूसरा 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था। दूसरा पॉइंट है बेटाओ, अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करना। भारत ने अपनी सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करने की नीति अपनाई, जैसे एशियाई एकता, उपनिवेशीकरण का विरोध, निशस्त्रीकरण, संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास, गुटनिरपेक्षता, परमाणु अप्रसार की भेदभाव भरी संधियों का विरोध करना और क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर आदि ऐसे ही कार्य हैं। एशियाई एकता, उपनिवेशीकरण का विरोध, निशस्त्रीकरण, संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास, गुटनिरपेक्षता, परमाणु अप्रसार की भेदभाव भरी संधियों का विरोध करना और क्योटो प्रोटोकॉल। तीसरा पॉइंट है, देश की आंतरिक सुरक्षा समस्याओं से निपटना। देश की आंतरिक सुरक्षा समस्याओं से निपटना। भारत की तीसरी सुरक्षा रणनीति देश की आंतरिक सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी से संबंधित है। नागालैंड, मिजोरम, पंजाब और कश्मीर के उग्रवादी समूहों से निपटना। नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, कश्मीर के उग्रवादी समूहों से निपटना। राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना। राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को अपनाना। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को अपनाना आदि बातें इसके अंतर्गत आती हैं। आर्थिक, चौथा पॉइंट है आर्थिक विकास की रणनीति। आर्थिक विकास की रणनीति। भारत ने गरीबी और अभाव से निजात दिलाने के लिए आर्थिक विकास की रणनीति भी अपनाई। किससे निजात दिलाने के लिए? एक गरीबी से और दूसरा अभाव से।